सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। ओके, आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्यों बनाई जाती हैं, व्हाई, एंड सेकंड थिंग इज कि कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, व्हाई एंड हाउ। तो व्हाई का सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हम अपनी एंट्रीज को जब भी वर्ड्स फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, वर्ड्स फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे ट्रांजेक्शन तो हो ही रही है। अगर आप ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली आप इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं उनके जो भी रिलेवेंट अकाउंट्स हैं, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो नॉर्मल बंदर, जो नॉर्मल पर्सन है, जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है थोड़ा बहुत जानने के लिए कि हुआ क्या, क्या ट्रांजेक्शन थी, तो उस ट्रांजेक्शन को मीनिंगफुल तरीके से समझने के लिए हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। बहुत ही बेसिक टर्म है ये जो सेशन है, ये सिर्फ बेसिक टर्म्स वाला है। इसमें कोई भी डेप्थ नॉलेज नहीं है, कोई भी स्पेसिफाइड नॉलेज नहीं है, कोई भी ऐसी डिफाइंड नॉलेज नहीं है कि मतलब नॉलेज का क्या, कोई भी ऐसे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज या समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली प्रैक्टिकली बेस्ड है, प्रैक्टिकली बेस्ड है एंड टोटली ऑब्जर्वेंट बिहेवियर का है। मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मुझे लगा कि मुझे अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और खासकर बिगनर्स जो है, क्योंकि बिगनर्स के साथ क्या क्या होता है कि एक्चुअली जब हम बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज वगैरह बुक पढ़ते हैं या और भी बुक्स पढ़ते हैं, उसमें सारा कुछ एकदम सडनली स्टार्ट होता है और उसे हम कोप अप नहीं कर पाते। उसको समझने में ही हमारे कम से कम 6 से 7 महीने चले जाते हैं। और जैसे जैसे एग्जाम आ जाते हैं, तो या और भी किसी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो यही रिलेवेंट फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में, तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आधी चीजें तो आपके सर से निकल पड़ी होती हैं। आप उस एट अ मोमेंट में तो समझ जाते हो, लेकिन बाद में जब आप उसको रिकॉल करते हो या रिवाइज करने की कोशिश करते हो, तो ऐसा लगता है यार फिर से दोबारा कोई पढ़ा दे। तो इस वजह से मैं ये सेशंस लेके आया हूँ। नया चैनल है, अगर आपको पसंद आता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर पसंद आता है तो, नहीं तो वैसे भी कोई करता, कौन ही करता है। ठीक है। सो जर्नल एंट्रीज हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसे मीनिंगफुली सेंटेंस या वर्ड्स फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकें, जिससे आप उसे समझ सकें कि हुआ क्या। अब ये होती कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या है। इसके फॉर्मेट को समझने के लिए एक चीज समझो कि फॉर्मेट तो आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, किसी से पूछ लो, आप ऐसे ही बता देता हूँ कि एक एंट्री, एक अकाउंट ऐसे आता है। ठीक है, फिर इसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा अकाउंट यहाँ आता है टू, फिर इसे हम एक्स वाई जेड क्रेडिट करते हैं, और फिर इसकी एंट्री ऐसे डायगोनली वे में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है हमारे जर्नल एंट्री का। लेकिन इससे पहले आपको कई चीजें समझनी होंगी जिससे हम कहते हैं प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स, ओके। प्री रिक्विजिट्स क्या है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, जो हमने अभी अभी यहाँ पे लिखा है, ये डेबिट, और ये जो साइड यहाँ पे जो क्रेडिट होगी, तो इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। सेकंड थिंग है कि हम किसे तो डेबिट करेंगे और किसे ही क्रेडिट करेंगे, ये भी एक हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा। तो इनको समझने के लिए पहले हमें कुछ मेन बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेंगी अकाउंटिंग की, जो जिसे हम क्या कहते हैं, मेन 4 हेड्स हैं। उन 4 हेड्स को चलिए मैं इससे समझाता हूँ आपको। पहला है एसेट्स, ठीक है। दूसरा है लायबिलिटी,
तीसरा है इनकम, और चौथा है एक्सपेंस। ओके, एक्सपेंस को जरा मैं और अच्छे में लिख देता हूँ। तो चौथा है एक्सपेंस। ठीक है, ये चार हमारे अकाउंट हैं। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे नेचर है, ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट इन्हें कहते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट। जानने के लिए किस टाइप की ट्रांजेक्शन किससे हो रही है उसके कंपोनेंट है, ठीक है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। ये हाँ, ओके, व्हाट आर दीज आर कंपोनेंट्स। तो एसेट, अब इस एसेट को समझते हैं। एसेट क्या है? एसेट इज व्हाट, एनीथिंग मटेरियल और नॉन मटेरियल things which add value to business, value to business। ओके, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारी बिजनेस में वैल्यू ऐड करेगी, इसको ऐसे समझते हैं। एसेट्स में मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। ओके, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल चीजें होती हैं। अब इसको और एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, एसेट कैसे वर्क करता है और उससे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि उसी से बेस्ड हमारा जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो उसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना है कि वो होगा क्या। कि मान लो एक पर्सन है, उसके पास अपनी आटा चक्की है, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, कोई भी एक अपनी मशीन भी, मान लो यहाँ पर आटा चक्की है। अब ड्राइंग मेरी थोड़ी ज्यादा सही नहीं है, आप समझ लीजिएगा। मैं क्लिप आर्ट वगैरह से यूज नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा रेडीमेड टाइप लगता है जी, इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाता है मन को या स्टूडेंट को, इस वजह से मैं अपनी खुद की ड्राइंग बना रहा हूँ। बड़ी खराब सी है, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा। तो ये क्या है कि मान लीजिए आटा चक्की किसकी, इस पर्सन की है, तो इसके हाथ पे लगाने वाली, ठीक है, इस पर्सन की ये आटा चक्की है। ये तो बिल्कुल ही बेकार। इस पर्सन की ये आटा चक्की है। ओके, इस पर्सन की आटा चक्की है। तो इस आटा चक्की से क्या, जो भी पिस के आता है, जो भी सामान ये बेचता है या जो भी मटेरियल पैदा होता है, कोई एक अनदर पर्सन आया, ठीक है, कोई भी एक अनदर पर्सन आता है, वो बोलता है भाई साहब मुझे गेहूं पिसवाने, मतलब ठीक है भाई पीस लो। और इस आटा चक्की वाले का बहुत अच्छा नाम है, जैसे मैं स्टेटमेंट में लिख देता, राम इज अ गुड आटा चक्की
वाला। ओके, राम इज अ गुड आटा चक्की वाला। अभी हम नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में समझ रहे हैं ताकि आपको आप कनेक्ट कर पाओ, वरना ऐसे अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं। मैं अगली बार ट्राई कर लूंगा। तो राम इज अ गुड आटा चक्की वाला से मेन पर्पस हमारे समझने का क्या है। अब यहाँ पे देखोगे, राम के पास जो ये आटा चक्की है, ये इसकी मशीनरी है। ओके, एक मिनट। सो चलिए इसको समझते हैं कि देयर इज अ पर्सन जिसका नाम है राम। ठीक है, ये राम है। मैं नॉर्मल नेम ले रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी नाम रख सकते हैं, और उसको चलो राम भी ना रखो, इसका बड़ा मसला है। कोई पर्सन ए है, ठीक है। कोई ए पर्सन है। ओके, कोई ए पर्सन है, उसकी खुद की एक मशीनरी है अपनी। ठीक है, और इस मशीनरी से वो जो भी काम करता है, मान लो आटा चक्की है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, इससे वो जो भी काम करता है उसका इसी वजह से नाम है, इस पर्सन ए का। ओके, सो जो लोग हैं जो भी इसके आसपास रहते हैं वो इसके पास आते हैं और गेहूं पिसवा के आटा बनवा के ले जाते हैं। अब अगर मान लो इसके पास ये आटा चक्की नहीं होती, तो क्या इसका नाम होता? नहीं होता। तो ये आटा चक्की इसके लिए क्या है? एसेट है। लेकिन ये कौन सा एसेट है? अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा इसमें कितने एसेट है, एक है या दो है? ए एक नामी आटा चक्की वाला है। ठीक है, ए यानी पर्सन एक नामी आटा चक्की वाला है। अब आप बता सकते हो इसमें कितने एसेट हैं? इसमें दो एसेट है। एक तो ये हो गई चक्की, यानी उसकी मशीनरी। ठीक है, दूसरा हो गया ये। तो जो बिगनर है उनको शायद समझ में आया, नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ कि नाम भी क्या है आपका, किसी भी पर्पस, किसी पर्सन का जब नाम हो जाता है वो एक्चुअल में उसकी गुडविल हो जाती है। ठीक है, और ये गुडविल ही होती है नॉन मटेरियल एसेट। ओके, तो अगर ये आटा चक्की वाला है, उसके पास क्या है, वो मशीनरी है, यानी उसकी मशीनरी उसकी एसेट है। और जो मशीनरी से वो काम करता है, जिससे उसका उस आपस की लोग उसके पास की लोकेलिटी में उसका नाम है, तो वो हो गई उसकी गुडविल, जो हो गई नॉन मटेरियल एसेट्स। ठीक है, अब आते हैं वापस हम अपनी नई चीज पे, दूसरी चीज पे जो है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी क्या है? फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। अब आप कहेंगे फ्यूचर ऑब्लिगेशंस क्या है? फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को ऐसे समझिए, लायबिलिटी। ओके, सो लायबिलिटीज क्या होती है? मान लो एक पर्सन है, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ओके, ए पर्सन ने बी पर्सन को 100 रुपए दिए क्योंकि बी को जरूरत थी। क्या बी इसको 100 रुपए वापस देगा या नहीं देगा? हाँ, अगर ये वैसे कॉमनली सभी देंगे। सभी क्या देंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वापस करना ही पड़ता है जिससे भी हम पैसा लेते हैं। लेकिन भाई कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जैसे दो पर्सन है ए और बी, ए ने बी को पैसे उधारी दिए। अब आपने शायद समझ लिया होगा, उधारी दिए तो बी क्या करेगा, बी उसको क्या करेगा, बाद में पे करेगा, कभी भी पे करे। मान लो इसने दिए हैं अप्रैल में, तो इसके लिए जो भी टाइम इसने टाइम बाउंड किया, अगर मान लो ये कह रहा है कि मुझे दिसंबर तक दे देना, दिसंबर तक रीपे कर देना, ठीक है। तो ये क्या बोल, इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए हो गई लायबिलिटी, इसके लिए हो गई ये लायबिलिटी, यानी इसे ये बी को फ्यूचर में ए को पे करना है, कब तक, दिसंबर तक। तो ये इसके लिए हो गई लायबिलिटी, ठीक है। बस इतना ही है इसमें लायबिलिटी में। लायबिलिटी ऐसे समझो, ऐसी कोई भी चीज जिसे हमें, चीज बोल रहा हूँ मॉनेटरी मॉनेटरी टर्म्स में या इक्विवेलेंट टू मनी है, उसे हमें पे रीपे करना है फ्यूचर में। रीपे करना है या पे करना है, रीपे और पे का मतलब क्या है कि पे तो वो हो गया, जैसे मान लीजिए आपने अभी कुछ चीज सामान खरीदा है, सामान आ गया लेकिन उसकी पेमेंट आपने बाद में की, भले वो एक दिन बाद कर रही है, लेकिन वो फिर भी आपके लिए लायबिलिटी है जब तक आप पे नहीं कर देते उसकी। और रीपे का मतलब यही है, आपने कोई लोन लिया, अब लोन को आप क्या करते हो, रीपे करते हो, क्योंकि आप ले चुके हो, आप उसे वापस करना है। तो ये रीपे हो गया, जैसे यहाँ पे एक लोन वाली कंडीशन थी, तो जो हमने अभी भी समझी। फिर आ जाते हैं हम इनकम पर। अब हम आ जाते हैं इनकम पर। इनकम का हिसाब ऐसे है कि कोई भी चीज, कंपनी के नजरिए से आप समझिएगा, किसी फर्म या प्राइवेट एंटिटी की उससे समझिएगा, कि कोई भी चीज अगर मैं कहीं से सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एज सेलिंग, सेल समझ लो, सेलिंग आप लोग, ओके। अगर, ठीक है, इनकम में अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ, तो सेल्स से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई चीज 100 में खरीदी है, उसे मैं 110 में बेच रहा हूँ, तो ये 10 रुपए का क्या है, मेरा प्रॉफिट है। लेकिन मेरी इनकम क्या होगी, इनकम तो मैं इस टोटल को ही लूंगा ना, ये तो प्रॉफिट है। तो मेरी टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, टोटल पैसा जो मेरे पास आया वो 110 आया है, ठीक है, अभी जब मैंने ट्रांजेक्शन की है, ठीक है। तो यानी ये 100 क्या हो गई मेरे लिए, ये 100 हो गई मेरे लिए इनकम, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पर है। यानी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें हमें कोई लाभ हो रहा हो, तो वो हो जाती है इनकम हमारी, जहां से हम कुछ भी कमा रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम एक्सपेंसेस पे। अब एक्सपेंसेस को आप ऐसे समझिए कि कोई भी कंपनी है, मान मान लीजिए आप ही कोई चीज, छोटा सा ऑफिस खोल ले, तो आपकी दुकान है मान लो, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये आपकी दुकान है, आपने कोई नई शॉप खरीदी या खोली, ठीक है, इसमें आप अभी तो ये खाली होगी, आप इसमें क्या क्या लाओगे, फर्नीचर लाओगे, यार इस पेन की बड़ी दिक्कत है। ओके, सो आप फर्नीचर लाओगे, स्टेशनरी लाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस करोगे, अरे फिर मेरे मुंह से निकलेगा, चलिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरोगे, वैसे समझ लो इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे कुछ, छोटे मोटे खर्चे होंगे, यानी कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए जो आपके खर्चे होते ही होते हैं, जिसे आप नकार नहीं सकते, ठीक है। वो खर्चा जरूरी नहीं है कि किसी सेट नाम से हो, जरूर वो हम नेमिंग उसे बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो भी हमने सीखा है अभी तक, इसमें हमने ये सीख लिया है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, और अब हम आगे हैं एक्सपेंस पे। ये इसका लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम उसको समझेंगे कि डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री क्या होती है, फिर आप जनरल एंट्री को बहुत इजीली समझ सकोगे। तो यहाँ पर जब एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस का मतलब क्या है, हमने कोई भी चीज ऐसी करी जिससे हमारा पैसा गया, ठीक है, हमारी कंपनी से पैसा गया, लेकिन उसका कोई हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है,
डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्या क्या मैं फर्नीचर खरीदने से मुझे डायरेक्ट बेनिफिट है? क्या कोई स्टेशनरी पे पैसा खर्च करने से कोई मुझे डायरेक्ट बेनिफिट है कि डायरेक्ट इससे कुछ सेल बढ़ रही हो मेरी? नहीं। क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने से मेरी कोई डायरेक्ट इनकम हो रही है? नहीं। ये एक्सपेंसेस है, ये जो होते ही होते हैं। या फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा। रेंट। अब रेंट पे तो आप कई लोग रहते नहीं है, तो आप समझ सकते हो कोई भी दुकान आप अगर किराए पे लेते हो, रेंट पे लेते हो, तो क्या उसका कोई आपके इनकम से डायरेक्ट कनेक्शन है? नहीं, है ना? तो इसी चीजों को कहते हैं हम एक्सपेंसेस। अब इनका असर क्या होता है, इनसे कैसे एंट्री बनाई जाती है, वो अभी हम सीखते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। अब हम एक चीज समझते हैं कि इनकी एंट्रीज बनेंगी कैसे। ओके, मैं जरा इसको बहुत क्लियर वे में लिखता हूँ। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। ओके, ये चार चीजें हैं। चार चीजों में क्या होता है कि जब ये चीजें बढ़ रही हो, यानी इंक्रीज का कॉलम मैंने इसलिए रखा है, इंक्रीज को जरा मैं दूसरे कलर में करती हूँ आप। ओके, तो इंक्रीज, ग्रोथ हमेशा ग्रीन से दिखाते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट का मतलब यही होता है कि डेबिट होता है आपके अकाउंट्स के लेफ्ट साइड और क्रेडिट होता है अकाउंट का राइट साइड। बस इस इनका यही मीनिंग है और कोई खास मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो एसेट को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, और कब, जब इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड लिखेंगे। लायबिलिटी का लेकिन उल्टा है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या है, इनकम एक्सपेंसेस को समझिए। जो अभी हमने समझा था, इनकम होती है तो क्या करते हैं, इनकम होती है, अगर इनकम बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी, और अगर इनकम घट रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस के संग उल्टा है, एक्सपेंसेस का ये है, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उन्हें डेबिट करेंगे, और एक्सपेंसेस अगर घट रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये टेबल आप देख लो, चाहे आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। मॉडर्न टर्म्स में हम इसे इसी तरीके से सीखते हैं, जो पूरा ट्रेडिशनल वे है, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल वाला, वो भी आगे चल के सीखेंगे। लेकिन आप उस चीजों में ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कि हम मॉडर्न जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं उसमें ये इजी वे होता है याद करने का, समझने का, एंट्री पास करने का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबके एक एक एग्जांपल लेंगे और फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे। और तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली जर्नल एंट्री स्टेटमेंट के साथ। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रखर परचेज, परचेज का नहीं लेते हैं क्योंकि परचेज में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रखर बॉट अ कैपिटल ऑफ 10 lakh to the business। ओके, ये हमारी पहली स्टेटमेंट है।
तो इसकी क्या एंट्री बन सकती है, कोई बता सकता है? अब बताओ कैसे, क्या लाइव स्ट्रीम तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा लगाओ, कुछ गेस लगाओ। आपके पास यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ उसमें लिख के देखो, या ऐसे ही एक बार आप अपने अंदाजे लगा सकते हो क्या हो सकता है। देखो मैं समझाता हूँ, इसमें आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना होता है, अगर कोई स्टेटमेंट दिए तो वहां पे ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, उस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि एसेट कौन सा है और लायबिलिटी कौन सी है। ठीक है, इसमें बता सकते हो एसेट क्या है लायबिलिटी क्या है। देखो यहाँ पे एक चीज तो सीधी सीधी कंफर्म है कि कैश आ रहा है, ये 10 लाख रुपए क्या है, कैश है, कैश आ रहा है। और कहाँ आ रहा है, बिजनेस के लिए क्या हुई है कि नहीं, अगर प्रखर है, मान लो प्रखर आ रहा है तो 10 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो जब वो जाएगा बिजनेस से तब अपने 10 लाख तो लेगा ही लेगा, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है, अगर उसने कुछ ड्राइंग्स वगैरह नहीं की है या जो भी है, उस समय जो अमाउंट होगा उसकी कैपिटल का वो वापस ले जाएगा अपने साथ, पैसा भले बिजनेस में छोड़ जाएगा। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया कैपिटल, बिजनेस के लिए प्रखर का कैपिटल क्या हो गया, तो कैश हो गया हमारे लिए एसेट, और कैपिटल क्या हो गया, लायबिलिटी। अब हमें एक चीज और ध्यान दिमाग में रखनी है कि जब भी हम लायबिलिटी सेम अमाउंट में होगी, हमें एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी होगी कि जब भी हम एंट्री पास करते हैं तो उसकी जो डेबिट और क्रेडिट कॉलम है उनका टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा आपने डेबिट में 10 रुपए लिख दिए और क्रेडिट में 9 रुपए लिख दिए, आपको जो बचा हुआ एक रुपया मांगे वो भी बताना होगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसकी एंट्री पास होती है, यहाँ पे देखो कैश क्या है, कैश हमारा एसेट है और क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। बिजनेस में आ रहा है तो हम जब भी एंट्री वगैरह पास करते हैं बिजनेस, अपने बिजनेस को यानी जिस फर्म का आप काम कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के करते हैं, उसको उसके किताबों में काम कर रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी में जाकर काम करेंगे, इसलिए उस कंपनी के हिसाब से सोचते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से या और कोई अदरवाइज सोचते हैं। अदरवाइज में मतलब अगर कि ऐसा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने नजरिए से देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आपको कंपनी के नजरिए से देखना है। तो जब हम काम करते हैं यहाँ पे एसेट है क्या, कैश, कैश क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो अभी आप चार्ट देखिए, जो अभी इसके जस्ट पहले था, आप देखते हैं, देखो दिखाते हैं क्या है, एसेट इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो यहाँ पे लिख लो डेबिट। और लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो रही है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, हमने क्या देखा था, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, अब लिखने का तरीका देखो, लिखेंगे कैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू, आगे से स्टार्ट करते हैं हमेशा, टू रखकर कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10 लाख, और नीचे नरेशन पास करेंगे। जनरल एंट्रीज में सबसे मस्ट चीज है नरेशन पास करना, क्योंकि जनरल एंट्री आप बनाते ही उन लोगों के लिए हो जो इस फील्ड से कम रिलेटेड, उनकी नॉलेज इस फील्ड का कम है, ताकि नॉर्मल जो भी ऑर्डिनरी पर्सन है वो उस चीज को समझ जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। ये हमने लिखा क्या है, तो यहाँ लिखोगे बीइंग कैपिटल बॉट बाय प्रखर। और नरेशन जो होती है आप थोड़ा स्टैंडर्ड वे में भी लिख सकते हो, नॉर्मल अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा ही लिखना है कि सामने वाले को पढ़ के समझ में आ जाए। तो ये हमारी पहली एंट्री होगी, बिल्कुल बेसिक एंट्रीज है। अभी इसमें इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अभी वही चीज यूज
तो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो अब ये होगी पहले कैपिटल की एंट्री और एसेट की एंट्री। अब करते हैं लायबिलिटी की एंट्री। लायबिलिटी भी समझ ही होंगे, दोनों ही आ गए इसमें। ठीक है, अब हम करते हैं परचेज यानी इनकम एंड एक्सपेंस की करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट देता हूँ मैं। वो स्टेटमेंट ये है कि सीमा bought a book for 100 रुपीज। ठीक है, अब इसकी क्या एंट्री पास होगी? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ ट्रांजेक्शन हो क्या रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? सीमा ने क्या किया है? सीमा ने क्या किया है? परचेज किया है। परचेज किया है यानी सीमा अपनी जेब से 100 रुपए लेके गई और यहाँ पे जो किताब रखी थी स्टेशनरी पे, उसने वो क्या किया? पैसे दिए और किताब दी। जब पैसे दिए तो उसने क्या किया? खर्च किया। जब खर्च किया तो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो उसको हम किस वे में लिखते हैं? परचेजेस को हमेशा हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, परचेजेस हुआ कि हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया। दूसरा, अब यहाँ गया किसमें? कैश है, कैश में उसने पैसे दिए हैं। तो जब कैश में पैसे दिए हैं तो कैश भी हमारा, कैश क्या है? हमारा एसेट है। ठीक है, तो अब जब ये परचेज इंक्रीज हो रहा है यानी हमने खर्चा किया है यानी एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे हम इसे? देखिए चार्ट में। और ये एसेट है डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे? चार्ट में देखिए, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसे हम करते हैं डेबिट, और जब एसेट हमारा डिक्रीज होता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसकी एंट्री ये पास होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, यहाँ उसका अमाउंट डाल देंगे 100 रुपीज 100 रुपीज, और यहाँ पे आ जाएगी नरेशन बीइंग बुक परचेज्ड बाय सीमा फॉर कैश। ये कैश में ये भी हम मेंशन कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं क्योंकि ऊपर हमने कैश अकाउंट लगा दिया है। कैश अकाउंट लगाने का मतलब ही है कि वो उस अकाउंट से पैसा लेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आपका हो गया एक्सपेंस वाला। अब आ जाते हैं इनकम वाले। ठीक है, इनकम वाले में आप इस चीज से समझिए, इनकम या रेवेन्यू। ठीक है, इनकम या रेवेन्यू, इसको ऐसे समझिए कि एक बिजनेस ने सेल की, उसने 100 पेन बेचे। ठीक है, 10 रुपीज ईच के, 10 रुपीज ईच के। अब बदले में उसे बैंक से पेमेंट आया। ठीक है, किसी भी उसने सप्लायर को बेचे या कहीं भी बेचे, कस्टमर को बेचे, उसने क्या किया? बैंक से पैसा आया। कितना पैसा आएगा? 100 × 10 यानी 1000 रुपए आएंगे। ठीक है, जब ये 1000 रुपए बिजनेस में आ रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इसकी मैं अगर स्टेटमेंट के संग लिखूं तो ऐसे लिखता हूँ कि ए कंपनी, ए कंपनी मतलब कंपनी का नाम है, ए कंपनी सोल्ड 100 पेन फॉर रुपीज 10 ईच। ओके, ये चीज समझ में आ रही है? इतना तक तो स्टेटमेंट समझ गए। अब इस स्टेटमेंट की एंट्री क्या बनेगी? इस स्टेटमेंट की एंट्री क्या बनेगी? तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको नेचर समझना है। और रिसीव हुआ, उसने बैंक से रिसीव किया है, तो कंपनी ने सोल्ड किया है यानी सेल्स हुई है। सेल्स क्या है उसकी? रेवेन्यू है। सेल क्या है उसका? रेवेन्यू है, इनकम है, कहीं से तो पैसा आ रहा है। और बैंक क्या है उसका? बैंक में पैसा आया है, ये एसेट है बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे
तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसका अमाउंट डाल देंगे हम 1000 1000। ये बिल्कुल बेसिक एंट्री करानी है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं की है, ना मैंने टैक्सेस ऐड किए हैं, ना मैंने इसमें डिस्काउंट ऐड किए हैं, कुछ भी ऐड नहीं किया है। ताकि शुरू शुरू में अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी में लगा दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। पहले बेसिक सीरीज आएगी, उसके बाद थोड़ी और इंटरमीडिएट लेवल की आएगी, यानी अभी बिगनर की चल रही है, फिर इंटरमीडिएट लेवल की आएगी, फिर इंटरमीडिएट के बाद एडवांस लेवल की आएगी। अभी तक का जो रोडमैप है मेरी समझ से मैं उसे इस तरीके से फॉलो करने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों को वीडियो में अच्छे लगेंगे, तो मैं इन चीज़ों को और डेप्थ में ले जाऊँगा। क्योंकि हम क्या है, मोस्टली कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं और फिर आगे जाके पछताते हैं। किसी भी इंटरव्यूज वगैरह में बैठते हैं, शुरू शुरू में मैं भी जब बैठा तो मुझे भी जब बर्डन हुआ, आप सब फर्स्ट टाइम तो आप किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे नर्वस होते ही हो, तो वहाँ क्या बेसिक चीज़ें भी नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, उस पर इतनी अच्छी पकड़ नहीं हो पाती कि हम वहाँ पर उस कंडीशन को फेस कर सकें। ठीक है, अब ये हमारी एंट्री हो गई है। एंट्री के बाद हमारी बैंक अकाउंट टू सेल्स हम इसमें एंट्री करेंगे और इसकी नरेशन डाल देंगे, बीइंग पेन सोल्ड। ठीक है, आगे भी लिख सकते हो, एंड रिसीव्ड थ्रू बैंक। ओके, सो यहाँ तक ये चीजें हमने सीखी। आज हमने क्या क्या सीखा, पहले तो ये समझा कि एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस होता क्या है। उससे पहले हमने ये सीखा कि जर्नल एंट्रीज बनाते क्यों हैं, कैसे बनती हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो नेचर ऑफ अकाउंट है, जो अभी बताया एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस, वो कैसे कैसे होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें किस तरीके से लॉ लगते हैं, तो रूल क्या होता है डेबिट का क्रेडिट का। और फिर हमने एंट्रीज पास करके ये देखा कि एक्चुअल में वो कैसे वर्क करती है। अगर आपको मेरा समझाना पढ़ाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको मेरे फ्यूचर के वीडियोस आते रहें, उनका नोटिफिकेशन भी आता रहे, आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।